अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DGISPR साहब के बारे में। आपने देख ही लिया होगा, सोशल मीडिया पे वो लम्स गए थे और वहाँ पर जब वो अपना सेशन कर रहे थे तो बाहर लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहाँ पर एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको जो है ना इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ। मेरी लम्स के एक स्टूडेंट से बात हुई है जिसने ये सेशन अटेंड भी किया। उसने मुझे कॉल करके सारी तफसीलात बताई, वो मैं आप सबके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो चीज़ थी ना, ये सेशन के बारे में कोई खबरें, किसी को कुछ नहीं पता था कि ये सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि हसन अयूब, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहा जाता है, अपने आप को कहते तो सहाफ़ी हैं लेकिन ये बेसिकली आपको पता है कि जो DGISPR का ट्विटर हैंडल है वो तो उन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि वो जैसे ही खोलते हैं वहाँ पर उनको गालियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए उन्होंने हसन अयूब साहब को रखा हुआ है। हसन अयूब साहब को जो जब भी कोई बयान वगैरह देना होता है ना या कोई स्टेटमेंट जारी करनी होती है, हसन अयूब साहब के करते हैं। और फिर वो आपको पता है कि टिका के उनको, यानी कि शर्म हया गैरत तो है नहीं हसन अयूब के अंदर, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जितनी मर्जी गालियां दें। तो सबसे पहले इस हवाले से इनकी स्टेटमेंट आई, कहते हैं DGISPR की गुफ्तगू का लम्स के तलबा पर सहर तारी हो गया। तमाम तलबा ने खड़े होकर तालियां बजाई। DGISPR मेला लूट कर आए। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि हुआ क्या। लम्स के एक स्टूडेंट ने मुझे आज कांटेक्ट किया, फिर मैंने उसको कॉल की और मैंने उससे सारी डिटेल्स ली। उसके मुताबिक आज से तकरीबन एक माह पहले ये अनाउंसमेंट हुई कि DGISPR साहब लम्स यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। सवालों जवाब का सिलसिला होगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिल आउट करें और फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन आ सकता है या कौन नहीं आ सकता है। तकरीबन 50 के करीब स्टूडेंट्स ने वो फॉर्म को फिल आउट किया। वहां पर 300 लोगों की जगह थी लेकिन सिर्फ 50 ने फिल आउट किया। ठीक है जी। उसके बाद DGISPR साहब ने अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर इनकी जो इमेजेस हैं उस सेशन के वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि आगे वाली रो के अंदर सारे के सारे फैकल्टी मेंबर बैठे हुए हैं, बल्कि मेरे ख्याल में सेकंड रो के अंदर भी, क्योंकि लोग इनफ नहीं थे तो उन्होंने कहा कि हमने किसी तरीके से यार ये हॉल को तो कम से कम भरें। अब हुआ ये कि 10:30 बजे इनका सेशन स्टार्ट होना था और तकरीबन 1:15 तक इनका ये सेशन था। 10:30 बजे इन्होंने स्टार्ट किया और तकरीबन 11:30 के करीब आ, जो हॉल था वहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए। तकरीबन 11:45 के करीब 11:45 पर जो DGISPR साहब के जो स्टाफ हैं उनका एक बंदा आता है और उनको पर्ची देता है। पर्ची पढ़ने के बाद DGISPR साहब फैसला करते हैं कि भाई इधर से निकलो। तो वो अपना सेशन 1:15 के बजाय 11:45 ही करके निकल जाते हैं, क्योंकि बाहर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए थे और उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। हमें सबको पता है कि इस वक्त कितनी नफरत पाई जाती है इस इदारे के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उसके बाद बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है। जब ये क्लिप सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, तो बेचारे हसन अयूब साहब, जिन्होंने हमारे उस पूरे इदारे को लोगों के सामने बचाना होता है, वो क्या करते हैं, VC लम्स का एक जाली अकाउंट बना हुआ है, उसकी स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया के ऊपर लगा देते हैं। वो अकाउंट क्या कहता है, इस वक्त जो सोशल मीडिया पर लम्स में DGISPR की आमद के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका लम्स के तलबा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तमाम प्रोपेगेंडा बैरून मुल्क बैठे चंद सियासी लोग अपने मफाद की खातिर लम्स के नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाकिस्तान, यार ये ऑब्वियसली ये सारा कुछ जो था जाली निकला, आगे जाके पता चला है। हसन अयूब साहब कहते हैं, जराए के मुताबिक आज लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में DGISPR की एक अहम प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जहां तहरीक इंसाफ के 10 से 12 मखसूस अफराद को तैयार किया गया ताकि वो सख्त और चैलेंजिंग सवालात उठा सकें। अच्छा, भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस हवाले से ये है कि
जो वहां पर सवालात पूछे गए, तकरीबन 4 से 5 सवालात हुए और बहुत ही सख्त किस्म के सवालात थे। और आपको DGISPR का तो पता है, ये यानी कि बिल्कुल ही बोंगा किस्म का आदमी है ये। आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले देख ही ली होंगी। तो अच्छा, और इसकी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इन्होंने जब ये वाला जो जाली स्क्रीनशॉट शेयर किया है ना, हसन अयूब साहब ने, उसके कैप्शन के ऊपर लिखा है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जो जिस तरीके से हमारी मिलिट्री झूठ बोलती है ना, इसी तरीके से उनका टाउट भी उसी तरीके से झूठ बोलता है, यानी कि इस्लाम और दीन का जो है ना नाम इस्तेमाल करता है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। अच्छा, मैं आपको फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस सेशन के अंदर तकरीबन 4 से 5 सवालात पूछे गए हैं और बड़े सख्त किस्म के सवालात पूछे गए हैं। आपको हमारे DGISPR साहब का कैलिबर का भी अंदाजा होगा, बिल्कुल यानी कि बोंगा जो है ना DGISPR है। इसके अंदर कोई लॉजिकल बातें नहीं। आपकी इनकी आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हुई होंगी कि यानी कि जब कोई सख्त सवाल पूछता है तो बेचारे की हवाइयां उड़ी हुई होती है, रंग लाल हो जाता है, परेशान हो जाता है बेचारा। तो सख्त सवालात पूछे गए। तो अब इन्होंने जो है ना दिखाने के लिए हसन अयूब साहब के थ्रू ही उन्होंने सवालात, वो वाला जो सेशन है वो तो उन्होंने रिलीज नहीं करना था, उन्होंने पीछे जो है ना तराना लगा के ये एक वीडियो क्लिप रिलीज कर दी है। ये थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता है कि आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं होगा इस तरह की चीजों को देखने का। देख लिया आपने, ये इस तरह के जो ड्रामे हैं ना, ये जो हमें पिछले 70-80 सालों से बेवकूफ बनाते आए हैं, ये समझ रहे हैं इस तरह के जो है ना नौटंकियां दिखा के ये हमें अब भी फूल बना सकते हैं। अच्छा, उसके फिर थोड़ी देर बाद जो है निदा किरमानी साहिबा, जो कि लम्स में प्रोफेसर हैं, वो क्या कहती है, उनकी बात सुनिए। वो कहती हैं यूनिवर्सिटियां फौज के लिए जगह नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरी यूनिवर्सिटी के बहुत से लोग, फैकल्टी और तलबा दोनों मेरी राय से मुत्तफिक हैं। दीगर यूनिवर्सिटियों, खास तौर पर सरकारी इदारों में तलबा और फैकल्टी के पास शिरकत ना करने का इख्तियार नहीं होता। इन तस्वीर में खाली नशिस्तें सुबह 8 बजे पीर के दिन की क्लास से भी ज्यादा थी। तुम्हारे तर्ज हुकूमत से ऐसा लगता है, तुम्हारे तर्ज हुकूमत से ऐसा लगता है यजीद कैफर किरदार तक नहीं पहुंच। इस हवाले से समीना पाशा साहबा कहती हैं, लम्स के सेशन में अगर कुछ नाखुशगवार नहीं हुआ तो रावी इतनी वजाहतें क्यों देता फिर रहा है। ये अपने आप को खुद ही इसी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब कहते हैं, टिकटॉकर ज्यादा तेज निकली, वो तलबा भी अपने ही लेकर आती थी। अब इस तरह की चीजें जो हैं आप लम्स में तो नहीं कर सकते हैं। तो लम्स में आप इतना बड़ा इदारा है, वहां पे तो वैसे ही आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। इसी बात को आगे लेकर चलते हुए जिब्रान इलियास साहब ने आज एक खबर शेयर की मेरे साथ। उन्होंने कहा कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पर एक सर्वे करवाया जा रहा है। उस सर्वे में पूछा जा रहा है कि भाई आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एक क्विकली एक क्लिप देखिए। हालिया दिनों में मुल्क भर की जामियात में एक सर्वे फॉर्म पुर करवाया जा रहा है, और ये कोई ऑप्शनल सर्वे नहीं बल्कि इस फॉर्म का पुर करना तलबा और तालबात के लिए लाजिम करार दिया गया है। इस सर्वे फॉर्म में तलबा और तालबात से उनकी सियासी वाबस्तगी समेत इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर राय जैसे सवालात पूछे जा रहे हैं। इस सर्वे फॉर्म के हवाले से कई सवालात जन्म लेते हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि पिछले 3 साल से मुल्क डिक्टेटरशिप की जिस भयानक आंधी का शिकार है उसमें ऐसा कोई भी इकदाम जिससे किसी की भी सियासी वाबस्तगी जाहिर हो बहरहाल बाइसे तशवीश है। सबसे पहला सवाल ये कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान में जबर फस्तायत का जो माहौल जारी है, जिस तरह चुन चुन के तहरीक इंसाफ के नाम लेवाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, क्या इस माहौल में कोई भी तालिब इल्म अपनी सियासी वाबस्तगी जैसे ख्यालात आज़ादाना तौर पर जाहिर कर पाएगा? दूसरा सवाल,
क्या गारंटी है कि तालिब इल्मों की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी या मुल्की सियासी हालात के बारे में उनकी राय को जानकर उनको हिरासा नहीं किया जाएगा? तीसरा सवाल, अगर खौफ की वजह से तालिब इल्मों ने इन सवालात का जवाब हकायक पर मबनी नहीं दिया, तो क्या इस झूठ पर मबनी डाटा को राय साजी के लिए इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का बयानिया बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी? चौथा और सबसे अहम सवाल, क्या नस्ल नौ के सियासी शऊर और उनके तहरीक इंसाफ से यकीनी लगाव ने वक्त के फिरौनों को इस कदर बौखला दिया है कि वो दरसगाहों में तलबा व तालबात से सर्वे के नाम पर उनकी सियासी वाबस्तगी की टोह लगाने पर उतर आए हैं? जिस मुल्क में अवाम वोट डाले किसी और के नाम और वह निकले किसी और के नाम, उस मुल्क में ऐसे सर्वे महज एक मजाक ही हो सकते हैं, जिनका हकीकत और सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुल्क के सियासी हालात और नौजवानों की सियासी वाबस्तगी को लेकर हकीकत वही है जो दीवार पर लिखी सबको नजर आ रही है। इससे कोई जानबूझकर मुंह फेरे रखे तो वो अलग बात। पाकिस्तान की जो तारीख है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। आज भी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके साथ साथ जिस तरह से जुडिशरी, जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, एक तरह से वो इनेबलर बन रही है रिप्रेशन को, ऑपरेशन को, उसको फैसिलिटेट कर रही है। हमारा जो मीडिया है, जिसके पास थोड़ी सी स्पेस थी, उसको भी वी आर कर्बिंग इट थ्रू द पीका एक्ट। अब बात यह है कि अगर तो आप इस तरह के लॉज बनाएंगे, दिस ब्रॉड टर्म्स को कौन डिफाइन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी को कौन डिफाइन करेगा? ये बहुत वेग टर्म्स हैं। बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। अभी जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, सबकी माएं, सबकी बहनें, सबकी बेटियां, माओ के गिरेबान उनको चाक किया गया। डार ब्रदर्स की मदर, देयर वाज अ वुमेन फ्रॉम पीटीआई जिसको सड़कों पे उनके बालों से खींचा गया लॉ एनफोर्समेंट की जानिब से। यास्मीन राशिद, अ कैंसर सर्वाइवर, जो कि इतने अरसे से जेल में है। अ वुमेन हु सर्व इन कोविड, क्या वो इस चीज की हकदार है? द विक्टिम्स ऑफ टुडे माइट बिकम द ऑप्रेसर्स ऑफ टुमारो। उसके बाद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इसकी जो हैसियत है वो एक चपड़ासी के जैसी है। बात तो उनकी ठीक है लेकिन आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के इस तरह की बात करना आपको ट्रबल में डाल सकता आप है। इन अ वे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद हैं, उनके होने से, उनके ओहदे पर मौजूद होने से निज़ाम तबाह होता रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत एक चपरासी की नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इससे भी मुझे नहीं मालूम कि मैं ये बात आपकी चला सकूंगी कि नहीं चला सकूंगी। बिल्कुल चलाई, मैं से बड़ी बात कहने को तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट होता क्या? सुप्रीम कोर्ट होता क्या? सर, ये तौहीन अदालत लग सकती है। लगा दे। होता क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट होता है आईनी मसाइल के लिए। आपने एक बेंच क्रिएट कर दिया है जिसके जज भी आप खुद लगाते हैं और खुद फैसला करते हैं, वहां से क्या फैसले आएंगे। लोगों का एतमाद, मुहतरमा, लोगों का एतमाद नहीं है। जुडिशल कमीशन है बाकायदा। मैं जुडिशल कमीशन की हैसियत आपने देखी, कमेटी है बाकायदा। मैं कमेटी भी जानता हूँ, मैं ये सब जानता हूँ। कमेटी में कौन लोग बैठे जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। देखिए, खराबी दर खराबी पैदा होती है। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। ये बातें वक्ती तौर पे शायद आपको मुफाद मिल जाए, लेकिन ये मुल्क की तबाही का बायस बनती हैं, मुल्क के निज़ाम की तबाही का बायस बनती हैं। ये आइन बड़े सोच समझ के बनाया गया था, ये रात के अंधेरे में नहीं बना था। आप ज़रा वो डिबेट्स कभी पढ़ लें जो आइन के वक़्त हुई थी, लोगों ने क्या क्या बातें की, फिर किस तरह आपने कंसेंसस पैदा किया। आपने उस सारे निज़ाम को रात के अंधेरे में बदल दिया, एक अपने थोड़े से मुफाद के लिए। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब, ऑब्वियसली इमरान खान ने बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन लिया है, क्योंकि हम सबको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया है कि इस बंदे को अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसको ये नहीं पता है कि मैंने कब क्या बात करनी है, और इमरान खान साहब का इसको निकालने का बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन था। और आज और कल के दौरान जो इन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं, घटिया पने की इन्होंने इंतहा कर दी है। आपको पता है कि मरीम नवाज जो हैं वो भी पिछले तकरीबन 1 साल से रेस कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पश्तून और पंजाबियों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। मरीम नवाज को तो पता है ना उसके साथ पंजाबी खड़े हुए, ना उसके साथ पश्तून खड़े हुए। अब आप अंदाज़ा करें, ये इनकी जो स्टेटमेंट है, कहते हैं मुझे जो लोग गालियां दे रहे हैं इनमें एक भी पश्तून नहीं है। क्या मकसद है ये बात करने का? इस किस्म के बयानात कौन दे रहा है? किसको देने की ज़रूरत पड़ती है? उसको देने की ज़रूरत पड़ती है जो कि डिवाइड एंड रूल करके प्ले करने की कोशिश करे। मरीम नवाज पिछले 1 साल से ये कोशिश कर रही हैं,
वो कहती हैं कि पश्तूनों और केपीके और पंजाब के दरमियान बॉर्डर होना चाहिए। क्यों देते हैं? क्योंकि इस वजह से ये होता है कि आप लोगों को डिवाइड करके उनके ऊपर रूल कर सकते हैं। ये करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इतनी वीक पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, जब आपके पास कोई लॉजिकल बात नहीं होती करने की, तो आप इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं आपके सामने आगे भी रखता हूं। आगे कहते हैं, फिर कहते हैं हाँ, फिर पीटीआई सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं। वो समझते हैं कि पीटीआई सोशल मीडिया एक इंडिविजुअल है। कहते हैं इद्दत का केस इसलिए बना कि पहले पीटीआई सोशल मीडिया ने कुछ जर्नैलों की अदाकाराओं के साथ स्कैंडल्स बनाए। मैं सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठा रहता हूं, मुझे कोई इस तरह की चीज नहीं मिली अभी तक। कौन सी अदाकारा के साथ स्कैंडल बनाए? अगर सोशल मीडिया के ऊपर एक आधा बंदा इस तरह की बात कर देता है, तो इसका क्या मतलब है? पूरा सोशल मीडिया तो 25 करोड़ आवाम है। जवाब में हमारे खिलाफ इद्दत का केस बनाया गया। जो इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई हैं वो किस लिए हुई थी, ये भी बता दें। फिर ये पीटीआई सोशल मीडिया में पीटीआई को तार तार करने के लिए लोग शामिल किए गए। ये मुझे इस शख्स की जो है ना अकल का अंदाजा उस वक्त हो गया था। आपको याद होगा कि जब इनको सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा और इन्होंने कहा कि मैं अपनी सोशल मीडिया टीम बनाने लगा हूं। जैसे सोशल मीडिया कोई एक टीम है। भाई सारे लोग इंडिविजुअल हैं। आप अगर कोई गलत काम करेंगे ना, यानी कि सोशल मीडिया तो एक इतनी खूबसूरत अकाउंटेबिलिटी है कि आपने अपने आप अपना अक्स देखना हो ना कि यार मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं ना, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके अपने कमेंट्स चेक कर लिया करें। आपको पता चल जाएगा कि आप गलत क्या कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाता हूं ना, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है, और मैं उसमें से अगर कोई मुझे ऐसी लगे कि आप लोगों ने बात की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने कंटेंट के अंदर बेहतरी लेके आनी चाहिए, तो मैं तो बड़ा सीरियसली लेता हूँ इन चीज़ों को। लेकिन इन्होंने फैसला किया जी कि मैं उनके खिलाफ टीम बनाऊंगा। अब आप इमेजिन करें ना, आप लोग नीचे कॉमेंट्स कर रहे हो, मुझे आपका कोई कॉमेंट पसंद ना है, मैं कहूँ मैं आपके खिलाफ टीम बनाऊंगा अपनी। ये इनकी अकल की सूरत हाल ये है इस बंदे की। और फिर आगे चल के कहते हैं शेर अफजल मरवत का, और फिर उसके बाद एक ये खबर है, शेर अफजल मरवत का शहबाज गिल पर इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी करने करके जनरल फैज हमीद को देने का इल्जाम, पीटीआई ओहदेदार ने हकीकत बता दी। अच्छा जी, अब ये इल्जाम जो है ना इन्होंने लगाया है शहबाज गिल के ऊपर। ठीक है जी, शहबाज गिल वो बंदा था जिसने सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया और ये जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और फिर आपको पता है कि एक एक्सट्रीमली एजुकेटेड आदमी जो है उसके साथ क्या सलूक किया गया हमारी मिलिट्री की तरफ से। उसको बेचारे के कपड़े उतार के उल्टा लटका के उसको करंट लगाया गया उसके नाजुक अज़ा के ऊपर। ये इस बंदे ने जुल्म सहा है। मुझे बताएं, ये शेर अफजल मरवा था, ये तो दंदनाता फिरता था, इसको आज तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो किसने कुर्बानी दी है? ये इल्जाम लगा रहा है शहबाज गिल के ऊपर। और फिर बात यहां पर नहीं खत्म होती है, कंटिन्यूअसली। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि शेर अफजल मरवत ने जो है ना पीटीआई को टारगेट बना लिया। उसका जो टारगेट है ना पीटीआई है, वो लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जुल्म की इंतहा की हुई। क्या कहते हैं, पीटीआई में मखसूस नशिस्तों पर उन खवातीन को लाया जा रहा है जो किसी की गर्लफ्रेंड्स हैं। ये इस बंदे का लेवल है। उसके बाद आपको पता है कि मैंने जो है ना लिस्ट बनाई हुई है मरियम नवाज साहिबा ने जो जब से आई है ना पावर के अंदर क्या काम कर रही हैं, वो एग्जैक्टली कॉपी कर रही हैं जो इमरान खान करते हैं। ठीक है जी, उन्होंने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। उसके बाद उन्हें पता चला कि जी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान को कैंसर हॉस्पिटल से मिलती है, तो उन्होंने नवाज शरीफ के नाम से कैंसर हॉस्पिटल लॉन्च कर दिया। ट्री प्लांटेशन, हाउसिंग स्कीम, किसान कार्ड, उसके बाद जी एयर एम्बुलेंस, और उसके बाद जी एहसास का रिश्ता, एहसास प्रोग्राम की कॉपी की हुई है इधर, और हिम्मत कार्ड जो कि किसान कार्ड की कॉपी है। अच्छा जी, आज उन्होंने क्या किया मैंने कहा, तो फिर मैं आपको बताता आया हूँ कि उनसे सिर्फ जो है ना एक काम नहीं हो सका अभी तक कि वो इमरान खान क्रिकेटर हैं, वो शायद हो भी ना सके उनसे, लेकिन आज उन्होंने जो है ना अपनी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की है। लॉन्च के अंदर एक लड़की खेल रही है और उसकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है मरियम नवाज। मरियम नवाज लिखा हुआ, मरियम लिखा हुआ है। बहरहाल उन्होंने दिखाया है कि जी मैंने जो है ना पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर दी है। इनकलाब आपने कल देख ही लिया है। उन्होंने उनका जो लुबे लुबाब था ना काम का, वो था जो उन्होंने ग्रीन जो स्ट्रिप बनाई थी ना लाहौर में ग्रीन स्ट्रिप बनाई थी मोटरसाइकिलों के लिए ताकि मोटरसाइकिलों को अलहदा कर दिया जाए। वो जो उनका खुलासा था ना उनके काम का, वो एक बारिश हुई और वो साफ हो गया। आप अंदाज़ा करें इन लोगों की करप्शन का। इन्होंने ऑब्वियसली 2 नंबर लोग हैं, आगे जो इनके लिए काम करेंगे वो भी 2 नंबर ही मिलेंगे।
the 5th wicket is down. आज का खेल पाकिस्तान के लिए जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है. We have to win this match. कैप्टन को ग्राउंड में भेजो, वो इस गेम को चेंज कर सकती है. Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. क्या मरियम इस गेम का रुख बदल पाएंगे? मरियम पिच पर सेट, क्राउड दिल थामे हुए. कैन शी डू इट? और ये गेम बाउंड्री से बाहर. ये एक और गेम, फिर हवा में और फिर बाउंड्री के बाहर. Another sixer. एक और छक्का, एक जबरदस्त इनिंग्स. और ये बॉल फील्ड से बाहर. Another great boundary. एक ही ओवर में 6 छक्के. Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Miriam has changed the game. और ये एक तारीखी सेंचुरी. सिर्फ 1 साल और इतने छक्के. ठीक है, अब 2 नंबरी यहाँ पर नहीं खत्म हुई है. अब इन्होंने कहा है कि हमने इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्च कर दी हैं. ये सुनिएगा तारिक मतीन साहब इस हवाले से क्या कहते हैं. इस तरह से टिका के झूठ बोलते हैं ये लोग, वो कमाल है. इन पे खत्म है. आप देखिए कि इन लोगों को शर्म ही नहीं आती जिस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं. यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जमात के ट्विटर हैंडल की जानिब से क्या कहा गया. इन्होंने बाकायदा तौर पर कहा, अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड. सीएम मरियम नवाज लॉन्चेस पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस. ये इन लोगों ने ट्वीट किया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इसमें तस्वीरें वगैरह लगाई हुई थी. ये जो करते हैं वो पाकिस्तान का पहला काम होता है. यानी जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीन जा रही थी तो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला होंगी जो चीन जाएंगी, ये कहा गया था. वो मतलब है ही पहली खातून वजीर आला. उससे पहले वजीर आला जाते रहे, तो ये कौन सा मजाक है. फिर उसके बाद जो किया पाकिस्तान का पहला. ये हमारे यहाँ शौक होता है लोगों को. एक और शौक है पाकिस्तानियों को, कराची में भी मैंने देखा, लाहौर में भी देखा. जामिया कराची एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बादशाह खान चौक एशिया की सबसे बड़ी चौक. फिर उसके बाद इसी तरह से जब मैं लाहौर गया 2008 में नौकरी के सिलसिले में, तो वहां पर 13 साल रहते हो, मैंने देखा वहां पर भी ये शौक है. एशिया में सबसे बड़ा. पंजाब यूनिवर्सिटी गए, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी. ये हमारे यहाँ बहुत शौक है. तो पीएमएलएन को भी यही शौक है. इन लोगों ने कहा कि पहली पाकिस्तान की बस सर्विस. अब इन्हें पता ही नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करते. कराची बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी सिटी टू रन इलेक्ट्रिक बसेस. और कब की खबर है आप देख लीजिए, मार्च 30 2021 मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत. उसके बाद 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 आ गया है. 4 साल के बाद आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का फर्स्ट. आपको कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कौन से गोले पे रहते हैं ये लोग. और झूठ ऐसे टिका के बोलते हैं, इत्मीनान के साथ बोलते हैं कि शर्म ही नहीं आती है. अब ये तो आप देखिए 2021 से चल रही है कराची में. कराची की ट्रांसपोर्ट से मुझे बहुत प्रॉब्लम है. कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अब भी बहुत बुरा है, लेकिन कराची में इलेक्ट्रिक बसेस, वो लाल वाली बसेस हों या सफ़ेद वाली बसेस हों, सफ़ेद वाली बड़ी खूबसूरत बसेस हैं, पूरे कराची में चल रही हैं. तो अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान में पहली बार कराची में. तो फिर हमने ये भी देखा कि जनवरी 18 2025 इस साल मजीद सिंध की काबीना ने 8000 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनका अप्रूवल दिया है. आप लोग पता नहीं कहां से लेकर आ गए. इसके बाद मोहसिन नकवी, जो आप लोगों को पसंद ही नहीं है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वगैरह को, आप देखें इस्लामाबाद में ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च की गई जुलाई में गुज़श्ता बरस. तो इस्लामाबाद में भी हो गई. पाकिस्तान की फर्स्ट ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम लेकर आ गई है. इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में जो बस प्रोजेक्ट है BRT, वहां पर भी हाइब्रिड हैं बसेस, वो डीजल प्लस इलेक्ट्रिक बसेस हैं. तो ये भी 2020 में उनकी जानिब से शुरू कर दिया गया था. तो ये जो दावा है ना पाकिस्तान फर्स्ट, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की टीम झूठ बोलती है, टिका के बोलती है.